हेलो डॉक्टर्स, ये मेरे यानी डॉक्टर समीन मंसूरी के मेटाफोरिकल मीनिंग ऑफ माइंड रूब्रिक्स का 7वां वीडियो है। इस वीडियो का रूब्रिक इंडिग्नेशन प्रेग्नेंट वाइल डॉक्टर केंट की रेपर्टरी से लिया गया है और इसमें सिर्फ नैट्रम म्यूराटिकम दवाई है। डिस्पेयर प्रेगनेंसी ड्यूरिंग ये रूब्रिक बोगर बॉनिंगहॉसन्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रेपर्टरी यानी BBCR से लिया गया है और इसमें भी सिर्फ नैट्रम म्यूराटिकम दवाई है। इन दोनों रूब्रिक्स में प्रेग्नेंट या प्रेगनेंसी वर्ड कॉमन है, तो पहले इस शब्द को समझते हैं। प्रेग्नेंट या प्रेगनेंसी के दो मतलब हैं। पहला, गर्भावस्था, जिसमें एक औरत माँ बनने वाली है, यानी उसकी कोख में बच्चा पल रहा है। जब एक पुरुष का स्पर्म महिला के ओवम को फर्टिलाइज करता है तो इससे बच्चे का जन्म यानी कंसेप्शन होता है, जो उसके जिंदा पैदा होने यानी डिलीवरी पर समाप्त होता है। तो इसका ये मतलब है कि बच्चा पैदा करने के लिए आदमी और औरत दोनों के जेंडर स्पेसिफिक सेल्स की ज़रूरत होती है। बिना स्पर्म के ना तो औरत माँ बन सकती है और बिना ओवम के पुरुष पिता नहीं बन सकता। हाँ, फर्टिलाइजेशन होने के बाद बच्चा सिर्फ महिला के यूट्रस में रहता है और 9 महीने पूरे करने पर इस दुनिया में आता है। दूसरा, प्रेग्नेंट का मतलब है सिग्निफिकेंस या महत्वपूर्ण, मतलब कोई मीनिंगफुल बात से भरा हुआ। ये फीलिंग प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों से जुड़ी होती है, जहाँ व्यक्ति को ये लगता है कि जो आइडियाज़ उसके मन में हैं उन्हें सक्सेसफुली डिलीवर करने पर या उन पर अमल करने पर उसको फल मिलेगा या फ़ायदा होगा। यहाँ एक सफल प्रेगनेंसी वही है जिसमें लाइव वायबल चाइल्ड डिलीवर होता है। इंडिग्नेशन इस शब्द के मीनिंग के 3 पार्ट्स हैं। पहला, व्यक्ति के मन में अपने लिए इज्जत होती है। दूसरा, व्यक्ति ये एक्सपेक्ट करता है कि दूसरे भी उसकी इज्जत करें। और तीसरा, लोगों द्वारा इज्जत न किए जाने या फिर जितनी इज्जत मिलनी चाहिए उससे कम इज्जत मिलने पर व्यक्ति को गुस्सा आता है, जो उसके अनुसार सही, जायज़ और स्वाभाविक है। तो इंडिग्नेशन वो राइचियस एंगर है जो रिस्पेक्ट की जगह डिसरिस्पेक्ट किए जाने पर पेशेंट महसूस करता है। डिस्पेयर डिस्पेयर यानी निराश हो जाना और सारी उम्मीदें छोड़ देना। इस कंडीशन में पेशेंट को ये लगता है कि जब तक कोई प्रॉब्लम मौजूद है तब तक कुछ भी अच्छा कभी नहीं हो सकता, या फिर पेशेंट की मनचाही इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती। वाइल वाइल में 2 इवेंट्स एक साथ और एक ही समय पर होते हैं। ड्यूरिंग ड्यूरिंग मतलब किसी इवेंट के शुरू होने से लेकर उसके समाप्त होने तक का समय, यानी पूरे इवेंट के दौरान होने वाली कोई बात। तो ये दोनों रूब्रिक्स इंडिग्नेशन प्रेग्नेंट वाइल और डिस्पेयर प्रेगनेंसी ड्यूरिंग का कॉमन मतलब ये है कि नैट्रम्यूर पेशेंट को माँ बनने पर अच्छा लगने के बजाय बुरी या नेगेटिव फीलिंग्स महसूस होती है। इन अनप्लेजेंट फीलिंग्स का मतलब है कि प्रेगनेंसी अनवांटेड है और इसके 3 कारण हैं। पहला, जब कपल मैरिड है लेकिन पर्सनल, प्रोफेशनल या फाइनेंशियल रीजंस से बच्चा नहीं चाहते हैं। दूसरा, जब कपल अनमैरिड है, शादी नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते और बच्चा उनके प्री मैरिटल या एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स की वजह से जन्मा है। यहाँ दोनों पार्टनर्स ने अपनी मर्जी से शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन प्रेगनेंसी के कारण अब उनका नाजायज़ रिश्ता दुनिया के सामने आने वाला है। और तीसरा, जब प्रेगनेंसी किसी सेक्सुअल क्राइम जैसे रेप या वर्कप्लेस में सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन या धोखे के कारण हुई है, जिसमें महिला अपनी इच्छा के विरुद्ध किसी अनचाहे पुरुष के द्वारा प्रेग्नेंट हो गई। ध्यान रहे कि इन दोनों रूब्रिक्स में प्रेग्नेंट या प्रेगनेंसी वर्ड फीमेल और मेल दोनों पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इंडिग्नेशन प्रेग्नेंट वाइल में पेशेंट को गुस्सा आता है क्योंकि गर्भवती होने के कारण लोग उसकी इज्जत नहीं कर रहे हैं या फिर एक्सपेक्टेशन से कम रिस्पेक्ट दे रहे हैं। और डिस्पेयर प्रेगनेंसी ड्यूरिंग में पेशेंट को ये लगता है कि जब तक वो प्रेग्नेंट है तब तक उसकी लाइफ में कुछ भी मनचाहा नहीं हो सकता है। जब प्रेगनेंसी का एंड डिलीवरी या अबॉर्शन दोनों में से एक होगा, तभी पेशेंट कुछ अच्छा होने की उम्मीद कर सकती है। एग्जाम्पल 1,
एक औरत जो पहली बार माँ बनने वाली है अपने पति के साथ आई और बोली कि जब से वो प्रेग्नेंट हुई है तब से उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई हैं। प्रेगनेंसी से पहले उसे ऑफिस में एक बहुत मेहनती और काबिल एम्प्लॉय माना जाता था। बॉस ने उसे प्रमोट करने का फैसला भी कर लिया था, लेकिन मां बनने की खबर सुनते ही बॉस ने कहा अब तुम प्रमोशन मिलने के बाद की एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैनेज नहीं कर पाओगी। फिर जब तुम आखिरी 3 महीने की मैटरनिटी लीव लोगी तब तुम्हारा काम कौन संभालेगा, इसलिए हम तुम्हें प्रमोशन नहीं दे सकते। ये सुनकर पेशेंट को गुस्सा आया कि प्रेगनेंसी का ये मतलब नहीं है कि एक औरत ऑफिस वर्क मैनेज नहीं कर सकती। ये क्या बात हुई? 3 साल से उसके ऑफिस के काम की तारीफ की जा रही है, उसका क्या? जब भी उसे कोई काम सौंपा गया उसने वो काम वक्त पर और बहुत अच्छी तरह से पूरा किया। उसकी कोई वैल्यू नहीं है क्या? लेकिन बॉस ने पेशेंट की बात को अनसुना कर दिया। अब महिला को ये पता है कि जब तक वो बच्चे को अबॉर्ट नहीं करवाती तब तक उसे प्रमोशन नहीं मिलने वाला है। इनफैक्ट कोई मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने की भी कोई उम्मीद नहीं है। अब तो बाकी का स्टाफ उसे देखते ही ये कहता है, अरे मैडम प्लीज़ संभल कर चलिए, कहीं चोट ना लग जाए। ये सुनकर पेशेंट बहुत लो फील करती है। लोग उसके भले के लिए कह रहे हैं, लेकिन ये सुनकर पेशेंट बहुत भावुक हो जाती है कि इन्हें उसकी इतनी फिक्र है तो जाकर बॉस को क्यों नहीं समझाते कि प्रमोशन ना मिलना उसे कितना हर्ट कर रहा है। लेकिन आंसू आने पर भी पेशेंट उन्हें बाहर निकलने से पहले ही रोक लेती है। पेशेंट को ये भी लगता है कि ये दुनिया बच्चों के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। न्यूज़पेपर्स हो या टीवी, सब में ऐसी बुरी खबरें आती हैं जिसमें एक आदमी ने 1 साल की बच्ची को सेक्सुअली अब्यूज़ किया या पेरेंट्स की गैर मौजूदगी में नैनी ने बच्चे को बिना वजह पीटा। इसलिए पेशेंट को बच्चे अच्छे ही नहीं लगते। महिला ने यह कहा कि प्रेगनेंसी से पहले वो बहुत अच्छी दिखती थी। उसका स्लिम ट्रिम फिगर देखकर सोसाइटी की सारी औरतें जलती थीं। लेकिन अब मां बनने वाली स्थिति के कारण वो पहले जैसी सुंदर नहीं दिख रही है और उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब वो सिर्फ इस बच्चे के बोझ को अपनी लाइफ से दूर करना चाहती है। तो इस केस में प्रेगनेंसी के कारण पेशेंट को प्रमोशन के लिए कंसिडर नहीं किया जा रहा है। इस बात पर पेशेंट का गुस्सा बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि सिर्फ गर्भावस्था के कारण बॉस की नज़रों में पेशेंट की वैल्यू और रिस्पेक्ट दोनों कम हो गई है। अब तक पेशेंट ने अपने हर काम को बखूबी पूरा किया, यानी उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को गंभीरता से लिया और काम में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं की। इसीलिए तो उसे प्रमोशन मिलना सही है। लेकिन अब उसे कोई मेजर काम सिर्फ प्रेगनेंसी की वजह से सौंपा नहीं जा रहा है और अब उसे कोई उम्मीद भी नज़र नहीं आ रही है। जब लोग उसकी प्रेग्नेंट स्टेट में उसकी फिक्र करते हैं और उसे सावधानी बरतने को कहते हैं, यानी एडमोनिश करते हैं, तो ये बात पेशेंट को रुला देती है। लेकिन वो अपने आंसू एक्सप्रेस करने से पहले ही खुद को रोक लेती है, यानी कंट्रोल करती है। इस औरत के अनुसार ये ज़माना बच्चों के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है और इसलिए भी वो इस बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती है। प्रेगनेंसी से पहले पेशेंट खूबसूरत यानी एलिगेंट थी, लेकिन अब वो ऐसी नहीं है और उसे अपने पहले वाला निखार वापस चाहिए, तो ये रूब्रिक एलिगेंस वांट ऑफ है। महिला के लिए उसकी कोख में पल रहा बच्चा एक बोझ यानी अनचाहा वजन है जिसे वो दूर करना चाहती है, मतलब हल्का यानी लाइट महसूस करना चाहती है। तो इस केस के रूब्रिक्स हैं इंडिग्नेशन, प्रेग्नेंट वाइल, responsibility, taking responsibility too seriously, despair, pregnancy during, aversion to children, to get children as the world is so bad, weeping, tearful mood, admonition from, weeping, tearful mood, controlled, elegance, want of elegance, women in, and light desire for। एडमोनिशन वर्ड और रूब्रिक, इन दोनों का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने अपने नक्सवामिका माइंड रूब्रिक्स के चौथे वीडियो में दिया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसे रेफ़र कर सकते हैं। एग्जाम्पल 2। पेशेंट ने बोला कि उसने अपने एग्ज़ाम्स में टॉप किया था, लेकिन फिर भी उसे 3 कंपनीज़ में अप्लाई करने पर भी जॉब नहीं मिला।
नौकरी न मिलने पर घरवाले ये कहने लगे कि पेशेंट को पढ़ाने लिखाने का क्या फ़ायदा हुआ, इससे तो अनपढ़ रखते तो थोड़े पैसे बच जाते। ये तो ना काम का ना काज का है, दुश्मन ढाई मन अनाज का है। ये बात पेशेंट को बहुत बुरी लगी और तब से उसे माइग्रेन का हेडेक शुरू हो गया। अब पेशेंट को मालूम था कि सिफारिश पत्र देने पर उसे जॉब मिल सकता है, तो पेशेंट ने अपने अंकल से बात की। रिकमेंडेशन लेटर सबमिट करने पर पेशेंट को जॉब तो मिल गया, लेकिन उसे यही लगा कि यह अचीवमेंट उसे सिर्फ सिफारिश के कारण मिला, अपने दम पर यानी अपनी खुद की काबिलियत के बल पर नहीं। एग्ज़ाम का टॉपर होते हुए भी उसका मेरिट किसी काम न आया, बल्कि एक सिफारिश पत्र देकर सबने मान लिया कि वो जॉब के लिए सही कैंडिडेट है। पेशेंट के आसपास के लोग जो उसके टॉपर होने पर उसकी तारीफ करते थे, अब यही कहते हैं कि तुमने अगर कम मार्क्स भी स्कोर किए होते तो क्या फ़र्क पड़ता, आखिर जॉब मेरिट पर तो नहीं मिला ना। इस पर पेशेंट को गुस्सा आता है कि जॉब भले ही मिल गया, लेकिन काम करने के लिए जो नॉलेज चाहिए वो तो उसके पास है ना। क्या वो ज्ञान ज़रूरी नहीं है? उसने एग्ज़ाम्स तो टॉप किया था ना। उसे बोलने वाले तो 10वीं फेल हैं, वो खुद की हालत क्यों नहीं देखते? लोगों को ये मुंह तोड़ जवाब देने के बावजूद पेशेंट को यही लगता है कि इस तरह जॉब हासिल करने से उसकी क्या इज्जत रह गई। अब तो पेशेंट को ये भी लगने लगा है कि जब तक वो कोई नया जॉब अपने मेरिट पर हासिल करके नहीं बताता, लोग उसकी इज्जत कभी नहीं करेंगे। जब पेशेंट को उन लोगों के बारे में पता चलता है जिन्हें सिर्फ और सिर्फ मेरिट के दम पर बड़ी कंपनीज ने करोड़ों रुपयों के सालाना पैकेजेस ऑफर किए हैं, तो उसके मन में यही इच्छा होती है कि काश उसे भी ये जॉब सिर्फ उसकी काबिलियत पर मिला होता। लेकिन साथ ही उसे अफसोस भी होता है कि ऐसा उसके साथ न हो पाया, और इसलिए अब उसे मेरिट, हुनर, काबिलियत जैसे शब्दों से नफरत हो गई है। अब अपना जॉब करते समय पेशेंट बहुत टेंशन में रहता है, क्योंकि उसे अपने प्रोजेक्ट्स एक डेडलाइन पर यानी दिए गए समय के अंदर पूरा करना होता है। इसलिए वो इसी चिंता में रहता है कि क्या वो अपना काम वक्त पर पूरा कर पाएगा या नहीं। वो बातें भी जल्दी भूल जाता है। अगर एक ही वक्त पर उसे 2 या 3 असाइनमेंट्स दिए जाएं, तो उन्हें स्टडी करते समय उसे याद नहीं रहता कि कौन सी फाइल में उसे क्या काम करना है। इसलिए उसे काम पूरा करने में ज़्यादा समय लग जाता है, और जल्दबाजी में वो अक्सर कई गलतियां करता है। फाइल्स गलत डिपार्टमेंट के ऑफिसर को देकर आता है, या फिर फाइल्स गिरा देता है, जिसके कारण उसे बॉस की डांट भी सुननी पड़ती है। पेशेंट अक्सर फ्री टाइम में इसी सोच में डूबा रहता है कि उसकी लाइफ में क्या होने वाला है और वो आगे की ज़िंदगी कैसे जिएगा। इसी सोच में डूबे रहने के कारण जब कोई पेशेंट के सामने आकर बैठता भी है, तो पेशेंट को पता ही नहीं चलता कि वो व्यक्ति कब आया। अब पैसे कमाने के बावजूद पेशेंट के पेरेंट्स दूसरों को ये कहते हैं कि अपने बच्चे को ज़्यादा मत पढ़ाओ, वरना हमारे बेटे जैसा बन जाएगा। तो इस केस में जॉब का मिलना एक फल यानी प्रेगनेंसी है, जिसे पाने के लिए पेशेंट ने एग्ज़ाम्स में मेहनत की, लेकिन फिर भी उसे जॉब नहीं मिला। अब उसे सिफारिश के बाद ही जॉब मिल पाया, यानी उसकी अपनी एबिलिटी जॉब को हासिल करने के लिए काफ़ी नहीं थी। जैसा मैंने बताया था कि प्रेगनेंसी के लिए पुरुष और महिला दोनों का होना ज़रूरी है, वैसे ही इस केस में जॉब के लिए मेरिट के साथ साथ पेशेंट को किसी दूसरे व्यक्ति की हेल्प भी लेनी पड़ी। सिफारिश पत्र मिलने पर ही पेशेंट को जॉब हासिल हुआ। इसलिए जो लोग पेशेंट को उसके एग्ज़ाम्स में टॉप करने पर रिस्पेक्ट देते थे, अब उसे डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। लेकिन पेशेंट को पता है कि जॉब में काम करने के लिए जो नॉलेज होनी चाहिए वो उसके पास है, और इसलिए उसे इन लोगों की बातें सुनकर गुस्सा आता है। तो ये रूब्रिक है इंडिग्नेशन प्रेग्नेंट वाइल। जब पेशेंट को जॉब नहीं मिला था, तो परिवार वाले बिल्कुल बेझिझक होकर उसका अपमान करते थे। उनकी बातों से उनके मन में पेशेंट के प्रति तिरस्कार साफ नज़र आता था। इसी वजह से पेशेंट को माइग्रेन की प्रॉब्लम होने लगी। तो ये है एलिमेंट्स फ्रॉम बीइंग स्कॉर्न्ड। जॉब मिलने पर पेशेंट को यही लगता है कि जब तक वो इस प्रेग्नेंट स्टेट यानी जॉब को टर्मिनेट नहीं कर देता और दूसरा जॉब अपने मेरिट पर हासिल नहीं करता, यानी मेटाफोरिकली दूसरी बार खुद से प्रेग्नेंट नहीं हो जाता,
तब तक उसे रिस्पेक्ट मिलने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। तो ये है डिस्पेयर प्रेगनेंसी ड्यूरिंग। दूसरों को मेरिट पर जॉब्स मिलने की खबर सुनकर पेशेंट भी वही अच्छी बात अपने लिए चाहता है, लेकिन ऐसा ना होने पर उसे इन बातों से और लोगों से नफरत होने लगती है। तो ये रूब्रिक है एनवी एंड हेट। जॉब में भी पेशेंट अपने काम को टाइम पर पूरा करने के बारे में परेशान रहता है। तो ये है एंजाइटी एज इफ टाइम इज सेट। ज़्यादा फाइल्स मतलब ज़्यादा स्टडी करना, जिससे पेशेंट बातें भूल जाता है। तो ये है फॉरगेटफुल फ्रॉम मेंटल एग्जर्शन। जल्दबाजी में काम पूरा करने की कोशिश में पेशेंट अक्सर कई गलतियां करता है और चीज़ें ठीक से मैनेज नहीं कर पाता है। तो ये है ऑकवर्डनेस हरी फ्रॉम। अब पेशेंट खुद के फ्यूचर को लेकर सोच में डूबा रहता है। तो ये रूब्रिक है एब्जॉर्ब्ड एज टू व्हाट वुड बिकम ऑफ हिम। अब भी पेशेंट के पेरेंट्स दूसरों के सामने पेशेंट को नीचा फील कराते हैं। तो ये है डिल्यूजन्स इंसल्टेड ही इज। तो इस केस के रूब्रिक्स हैं इंडिग्नेशन प्रेग्नेंट वाइल, एलिमेंट्स फ्रॉम स्कॉन, डिस्पेयर प्रेगनेंसी ड्यूरिंग, envy and hate, anxiety if a time is set, forgetful from mental exertion, hurry awkward from hurry, absorbed buried in thought as to what would become of him, and delusions insulted he is। स्कॉर्न और इंसल्टेड के फ़र्क को समझते हैं। रूब्रिक है एलिमेंट्स फ्रॉम स्कॉर्न, मतलब स्कॉर्न किए जाने के कारण पेशेंट बीमार हो जाता है। स्कॉर्न में इंसान जिसे नापसंद करता है उसे वो बिल्कुल बेझिझक होकर गुस्से से भरे कड़वे शब्द बोलकर उसकी बेइज्जती करता है। यहाँ पेशेंट को लोग पसंद नहीं करते हैं, उसे इज्जत देने के लायक नहीं समझते हैं और पेशेंट को नीचा मानते हुए खुले शब्दों में अपमान के द्वारा उसे रिजेक्ट करते हैं। डिल्यूजन्स इंसल्टेड ही इज। इंसल्ट शब्द के दो मतलब हैं। पहला, इंसल्ट में एक व्यक्ति का अपमान जानबूझकर उसे हर्ट करने के मकसद से किया जाता है, और दूसरा, मुमकिन है कि सामने वाले की बात या उसके बर्ताव का इरादा पेशेंट का अपमान करने का ना हो, लेकिन फिर भी पेशेंट को इंसल्ट महसूस होता है। अक्सर इंसल्ट का इम्पैक्ट लोगों के सामने बेइज्जत किए जाने पर सबसे ज़्यादा होता है और अकेले में कम। एग्जाम्पल 1, पेशेंट ने कहा कि जब लोग उसके चेहरे पर आए पिंपल्स के बारे में पूछते हैं तो उसे बहुत बुरा लगता है। अब यहाँ ये पेशेंट की सब्जेक्टिव फीलिंग है कि उसे इंसल्ट किया गया है। एग्जाम्पल 2, पेशेंट ने कहा कि उसका भाई किसी के भी सामने पेशेंट को कुछ भी भला बुरा बोल देता है। ये बात पेशेंट को अच्छी नहीं लगती है। अगर कुछ बुरा बोलना भी है तो अलग से या अकेले में बोले, सबके सामने बोलने की क्या ज़रूरत है। तो यहाँ भी इंसल्ट वाली फीलिंग लोगों के सामने कोई बुरी बात बोलने की वजह से हो रही है। सो टू समराइज, अगर नैटर म्यूराटिकम पेशेंट किसी गलत समय पर या गलत तरीके से प्रेग्नेंट हो जाए तो उसे इस बात पर लोगों से मिलने वाली डिसरिस्पेक्ट के कारण गुस्सा आता है। शारीरिक और मानसिक दोनों लेवल्स पर पेशेंट को प्रेगनेंसी के एडवर्स इफ़ेक्ट्स महसूस होते हैं। जहाँ फिजिकली पेशेंट गर्भावस्था के कारण खुद की खूबसूरती खो बैठती है, वहीं मेंटली वो पूरी तरह से दुखी और निराश हो जाती है। इसलिए जब तक पेशेंट को इस अनचाही प्रेगनेंसी से छुटकारा नहीं मिलता, तब तक उसे उम्मीद की कोई किरण नज़र नहीं आती। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों रूब्रिक्स और उनमें मौजूद नैटर म्यूराटिकम दवाई समझ आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर करें और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो या होम्योपैथी से जुड़े आपके कोई भी सवाल हो या आप फीडबैक देना चाहें तो मुझे कमेंट्स में बताएं। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।